तो बेटा आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो जो हमने लास्ट टॉपिक करा था 2-3 दिन पहले, जो वीडियो करी थी हमने गॉस थ्योरम, उसी का पार्ट है। उसी की कुछ एप्लीकेशंस हमने करनी है। एक्चुअली हमें करना तो है आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन करनी है हमें। 4 या 5 एप्लीकेशन होती है गॉस थ्योरम अप्लाई करके हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा टॉपिक पढ़ेंगे जो उसमें मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे 3 टर्म होते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि चार्ज किसी बॉडी के ऊपर कैसे फैला हुआ है। तो 3 टर्म होते हैं, एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इन तीनों टर्म का हम यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो इसको एक बार समझ लेते हैं है क्या ये। सिंपली टर्म है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन यूज़ करना हमें। देखो लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब एक तरीके से लाइन या लेंथ। जिस तरह मान लिया अपने पास ये कोई वायर है, इस वायर के ऊपर मान लिया मैंने जूम कर लिया कि भाई ये चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चार्ज मैंने मान लिया क्यू है और इस वायर की लेंथ मान लिया मैंने एल है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज कितना क्यू, लेंथ कितनी एल। तो ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या बनेगी, यूनिट बनेगी इसकी कूलम पर मीटर। इतना ही ध्यान रखना हमने, इतना ही यूज है अपना। एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब यहाँ पर चार्ज लाइन पे फैला हुआ था, लीनियर बोल दिया। यहाँ पर चार्ज सरफेस पे फैला होगा। इस तरह मान लिया अपने पास ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मान लिया मैंने एज्यूम कर लिया भाई क्यू चार्ज फैला हुआ है। इस सरफेस का एरिया हमने एज्यूम कर लिया ए है और इस पर जो चार्ज है वो मान लिया मैंने क्यू है। तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये क्या होगी, ये होती है बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज कितना है क्यू, एरिया कितना होगा ए। तो ये होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी अपने पास, इसको रिप्रेजेंट कर दी, इसकी जो ऐसा यूनिट क्या बनेगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर बनेगी यहाँ से। एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होगा कि जो चार्ज है ना, वो चार्ज बॉडी के वॉल्यूम में फैला हुआ है, इनसाइड द बॉडी फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह यहाँ पे इस पूरी बॉडी के अंदर जूम कर लिया मैंने, हर जगह इनसाइड दिस बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। क्यू चार्ज मैंने जूम कर लिया, इसको ये चार्ज क्यू है। और इस पूरी बॉडी का, कैसी बॉडी हो सकती है, कोई सफीर हो सकता है, क्यूब हो सकती है, कौन हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकती है, कुछ भी हो। इसका वॉल्यूम में जूम कर लिया मैंने, मान लिया इसका वॉल्यूम V है। तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज कहाँ फैला हुआ है, वॉल्यूम में फैला हुआ। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज कितना है क्यू, वॉल्यूम कितना V, तो क्यू बाई V। ऐसा यूनिट क्या बनेगी इसकी, कूलम पर मीटर क्यूब बनेगी इसके। ऐसा यूनिट की वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। तो ये 3 टर्म है जिनका मुझे यूज करना है, इसलिए मैंने इसको बताया है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो बेटा गॉस थ्योरम की अपनी पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर और ए सिलेंडर। मतलब कोई वायर हो सकती है या कोई सिलेंडर हो सकता है। एक ही बात है कि वायर की शेप भी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो मैंने जूम कर लिया कि एक वायर है, ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। मैंने इसको इस तरीके से जूम कर लिया दोनों साइड। तो ये जो वायर है, इस वायर के ऊपर जूम कर लिया हमने, क्यू चार्ज स्प्रेड है, क्यू चार्ज इसके ऊपर फैला हुआ है इस वायर के ऊपर। तो मैंने एक काम करा, इस वायर का एक छोटा सेगमेंट ले लिया, इतना सेगमेंट ले लिया मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेगमेंट ले लिया, जितना मैंने चार्ज दिखाया है। ये चार्ज हमने क्यू एज्यूम कर लिया कि मान लो अपने पास ये क्यू चार्ज है। अब इसकी वजह से हमें फ्लक्स निकालना है।
लेकिन हमें पता है जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई आपको आपके पास कोई ना कोई क्लोज्ड सरफेस होनी जरूरी है। तो यहाँ पर क्लोज सरफेस तो नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस अज्यूम कर लेंगे, उसको हम गॉसियन सरफेस भी बोल देते हैं। देखो ये जो वायर है, अब गॉसियन सरफेस अज्यूम करने का तरीका क्या होता है कि जैसी शेप होगी ना आपकी कंडक्टर की या जो भी बॉडी आपके पास है, वैसी ही आप गॉसियन सरफेस अज्यूम करोगे। जिस तरह सिलेंड्रिकल वायर है तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने अज्यूम कर ली। यहाँ पे ये मैंने मान लिया कि इसके अराउंड ये कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने अज्यूम कर ली, जिसके थ्रू मैं फ्लक्स फाइंड आउट करूंगा। ये गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम कर ली सिलेंड्रिकल। अब आप ये देखो कि मुझे इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैं एक काम करता हूँ। आप ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस गॉसियन सरफेस के कितने एरिया के थ्रू जा सकती है, क्योंकि फ्लक्स तो किसी न किसी एरिया के थ्रू ही आएगा। तो आप ये देखो ये जो गॉसियन सरफेस है ना, इसके 3 एरिया हैं टोटल। एक तो ये वाला एरिया होगा अपने पास गॉसियन सरफेस का सर्कुलर एरिया, एक ये एरिया होगा सर्कुलर गॉसियन सरफेस का, एक ये इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो ये आउटर सरफेस एरिया है, इसकी बात कर रहे हैं। जिस तरह पेन है एक तो इसका, एक तो ये एरिया, एक अपोजिट साइड एरिया आएगा, एक है ये जो इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो यहाँ पर 3 एरिया मैंने अज्यूम कर ली। ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये एरिया अपने पास से 3rd है, तीसरा एरिया होगा ये। तो मैंने एक काम करा, यहाँ पे ये जो तीनों एरिया हैं, इन तीनों एरिया के अंदर स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिए। ये एरिया मान लिया ds है, ds एरिया। यहाँ पर भी मैंने एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, ये भी मान लिया ds है। यहाँ पर भी मैंने एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, ये भी मान लिया ds है। तो इस एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर तो हमें पता है परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। ये एरिया वेक्टर होगा अपने पास, इसको मैंने ds कैप से ds से रिप्रेजेंट कर दिया, ds एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर क्या बनेगा? ये एरिया वेक्टर होगा इसका परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा अपने पास? ये होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस। ध्यान रखना परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगी, इस तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरफ आई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो ई, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, ऊपर या नीचे दोनों तरफ जाएगी, लेकिन जाएगी परपेंडिकुलर टू सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू सरफेस होती हैं, और चार्ज पॉजिटिव है तो अवे जाएगी, पॉजिटिव से दूर जाएगी। तो आप ये देखो यहाँ पे एंगल कितना बन गया? ds और e के बीच में एंगल, यहाँ एंगल बन गया 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल बन गया 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना बन गया दोनों e और ds के बीच में? यहाँ एंगल बन गया 0 डिग्री। तो मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है। अब आप टोटल फ्लक्स निकालो तो अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनेगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हमने यहाँ पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, पूरी गॉसियन सरफेस के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? E डॉट ds इज इक्वल टू, आप ये देख लो यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितने एरिया के थ्रू आ सकता है? टोटल यहाँ पर 3 एरिया प्रेजेंट हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 फ्लक्स लिख लिए E डॉट ds। ये मान लिया एरिया 1 है, ये मान लिया एरिया 2 है, ये मान लिया मैंने एरिया 3rd है। 3 एरिया टोटल, 1, 2 और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो E डॉट ds पूरी सरफेस का है, ये पूरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का। तो यहाँ पर इसको क्या लिखोगे आप? इंटीग्रेशन E ds कोस थीटा होता है, फ्लक्स हमें पता है। थीटा कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री, प्लस इसको क्या लिखोगे सेकंड के लिए? यहाँ पर भी एंगल कितना? 90 डिग्री, तो E ds कोस 90
प्लस इसके लिए क्या करोगे आप, इसको ध्यान से देखो तो ई डी एस कोस कितना बनेगा ये 0 डिग्री, क्योंकि इस केस में तीसरे केस में जो कर्व्ड सरफेस एरिया वहां पर थीटा कितना है 0 है। तो आप ये देखो यहाँ पे कोस 90 0, तो ये फ्लक्स 0, ये फ्लक्स 0, मतलब ना तो इसके थ्रू फ्लक्स आएगा ना इसके थ्रू फ्लक्स आएगा, दोनों के दोनों सर्कुलर एरिया के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं गया, क्योंकि इनके थ्रू कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो परपेंडिकुलर टू सरफेस चली गई। तो इसका मतलब ये 0 ये 0, तो बच गया क्या है ई डी एस कोस 0 कितना होगा 1, तो टोटल फ्लक्स कितना बच गया ई डॉट डी एस, किसके को लागे अपने पास यहां से, ये बच गया अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस बच गया। अब इसको क्या लिखूं मैं, इसको लिख सकता हूं ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब डी एस कौन सा एरिया है, डी एस तो इस कर्व्ड सरफेस का एरिया है, तो कर्व्ड सरफेस के स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन मतलब पूरी सरफेस का एरिया, पूरी सरफेस का एरिया कितना होता है ई इंटू पूरी सरफेस का एरिया क्या होगा 2 पाई आर एल, मैंने जूम कर लिया यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ एल है, तो 2 पाई आर एल हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। तो ई डॉट टी एस इज इक्वल टू नेट फ्लक्स आ गया अपने पास यहां से ई इंटू 2 पाई आर एल, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली मैंने। सिमिलरली हमें पता देखो, बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा क्या, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो भाई ई डॉट डी एस किसके इक्वल होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 2 होगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों फ्लक्स को रिप्रेजेंट करें, दोनों ई डॉट डी एस हैं, तो दोनों को अगर आप इक्वल पुट करते हो तो ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बना। तो यहां से E इज इक्वल टू कितना आ गया, फाइंड तो E ही करनी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो E इज इक्वल टू कितना है 2 पाई आर एल नीचे आ जाएगा, तो क्यू और में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट बन गया। ठीक है, तो अब ये देखो ध्यान से तुम, ये क्या है क्यू बाई एल, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बट क्यू बाई एल जो मैंने अभी आपको बताया था क्यू बाई एल किसके इक्वल था, क्यू बाई एल मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ थी अपने पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा के बराबर थी, तो मैं इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर आप इसको लैम्बडा लिखते हो तो ध्यान से देखो E इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आ जाएगा, इसको क्या लिखा हमने लैम्बडा, तो लैम्बडा और में क्या बच गया 2 पाई, ये क्या एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये रिजल्ट आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। अब ये रिजल्ट आ गया अपने पास E इज इक्वल टू लैम्बडा और में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और E इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर तो आ गया 2 लैम्बडा बाई में 4 एप्सिलॉन नॉट आर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बनता है, तो E इज इक्वल टू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2k लैम्बडा बाई आर, 2k लैम्बडा बाई आर, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने के बोल दिया। अब यहां से क्लियर है कि जो E है ना E, वो E कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। E को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इस रिजल्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, तो E जो है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है, यस बिल्कुल सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है, और जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो ग्राफ अगर आपसे पूछे E का ग्राफ, तो ग्राफ आप आसानी से बना सकते हो। E का ग्राफ लैम्बडा के साथ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E का ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से R के साथ देखो तो क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा।
कर सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी का एक न्यूमेरिकल, इसी का एक क्वेश्चन आता है। ये तो हमने गॉस थ्योरम की वजह से प्रूव करा, हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से। लेकिन अपने एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, वहां पर दिया हुआ है कि सेम क्वेश्चन है, हमें यही रिजल्ट निकालना होता है बट विदाउट यूज ऑफ गॉस थ्योरम। उस क्वेश्चन को भी करेंगे जब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, तब करेंगे उस क्वेश्चन को हम। तो ये अपनी पहली एप्लीकेशन कंप्लीट गॉस थ्योरम की। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर और सिलेंडर। कितनी आ गई? 2k लैम्बडा बाई आर, या फिर लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर, या फिर कोई सेल हो सकती है। शेल का मतलब यहाँ पे होलो स्फीयर को हम शेल बोल सकते हैं, खाली जगह कोई भी होती है वो शेल होती है, तो होलो स्फीयर है, ध्यान रखना। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जूम कर लिया, देखो मान लिया अपने पास क्योंकि ये कोई होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर है, इसकी रेडियस जूम कर ली मैंने, आर रेडियस का होलो स्फीयर है, कैपिटल आर रेडियस मैंने इसकी मान ली। इसकी सरफेस के ऊपर होलो स्फीयर है, इसकी सरफेस के ऊपर अज्यूम कर लिया मैंने क्यू चार्ज है, सरफेस पे चार्ज है क्यू। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 अलग अलग पॉइंट पे निकालनी होती है। 3 अलग अलग पॉइंट कौन से? एक पॉइंट होगा कहीं स्फीयर से बाहर, एक पॉइंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, एक पॉइंट होगा कहीं इनसाइड द स्फीयर। मतलब 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, आउटसाइड द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, होलो स्फीयर, ध्यान रखना। पहले हम आउटसाइड द स्फीयर फाइंड आउट करेंगे। पहला अपना जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हमने आउटसाइड दी होलो स्फीयर। कहने का मतलब एक पॉइंट P है, वो पॉइंट P स्फीयर से बाहर लाई करता है, तो वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने ये पॉइंट मान लिया अपने पास, यहाँ पे अज्यूम कर लिया ये पॉइंट P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये P पॉइंट सेंटर ऑफ स्फीयर से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर है, स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ गॉस थ्योरम का यूज़ करना मुझे, तो गॉस थ्योरम का यूज़ करने का मतलब बेसिक बात है फ्लक्स का यूज़ करना है, और फ्लक्स हमेशा क्लोज सरफेस के थ्रू आता है। तो यहाँ पर मैं क्लोज सरफेस अज्यूम कर लेता हूँ अपनी तरफ से। मैंने क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस मान ली। मैंने बताया था गॉसियन सरफेस मानने का आसान तरीका क्या है, जैसी बॉडी की शेप है वैसी ही सरफेस मान लो। पीछे वाले केस में हमने क्या करा था, जो सिलेंड्रिकल वायर ली थी तो उसकी शेप कैसी ली थी हमने, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली थी। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस कैसे ले हम, स्फेरिकल शेप है तो गॉसियन सरफेस भी कैसे ले ली हमने, स्फेरिकल ले ली। ये अपने पास गॉसियन सरफेस होगी, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली मैंने, स्मॉल r रेडियस की। ठीक है भाई, तो अब क्या करें, हमें पता बेटा गॉसियन सरफेस के अंदर मैंने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लिया। ये मान लिया बेटा कोई ds एरिया एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये होती है। अब ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे गई होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई, हर डायरेक्शन के अंदर गई है, कोई जरूरी नहीं इधर है, इस तरफ भी आई, इस तरफ भी आई, इस तरफ भी आई, हर जगह गई है, लेकिन परपेंडिकुलर टू सरफेस अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज गई है। तो यहाँ पर एंगल कितना बन गया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री बन गया। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करो, पहले टोटल फ्लक्स निकाल लो। तो अब मुझे बताओ टोटल फ्लक्स कितना आया, E.ds इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेशन E.ds cos 0 डिग्री, क्योंकि 0 है। तो क्या बन गया यहाँ से
ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, इसको क्या लिखूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, क्योंकि cos 0 क्या होगा 1 होगा, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ई को बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। डी एस क्या है, डी एस ये स्मॉल एरिया है, किसका स्मॉल एरिया है, सफेयर का स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान रखी है, कितनी रेडियस की, आर रेडियस की, तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होगा, पूरी सरफेस का एरिया, तो पूरी सरफेस का एरिया कैसा होगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सफेयर का सरफेस एरिया यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई डॉट डी एस किसके इक्वल आ गया अपने पास, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। इन सभी इक्वेशन में करना क्या होता है, एक बार तो आप बेसिक फॉर्मूला यूज करके फ्लक्स की वैल्यू निकाल लो, फिर गॉस थ्योरम की वजह से जो फ्लक्स की वैल्यू हमें पता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, उसके साथ इक्वेट कर दो। सभी इक्वेशन के अंदर बेसिक बात यही है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ई डॉट डी एस किसके इक्वल होगा भाई, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 2 होगी। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बन गया। इसका मतलब ई इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से ये 4 पाई नीचे आएगा तो क्या बन गया, क्यू ओवर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर भी नीचे आएगा आर स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया अपने पास। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, आउटसाइड होगी। तो आउटसाइड के हिसाब से तो मैं ये बोल सकता हूँ फिर कि आउटसाइड द होलो स्फीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपने पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है भाई। अब फाइंड आउट करेंगे हम सेकंड पॉइंट होगा एट द सरफेस, जहां पर स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब पॉइंट जो है ना जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, मुझे सरफेस के ऊपर फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पर तो क्या होगा, स्मॉल आर, मतलब ऐसी कंडीशन होगी ये, जिस तरह अपने पास ये होलो स्फीयर है, इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी रेडियस क्या थी आर, और मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेंटर से जितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसको क्या मानते हैं हम, स्मॉल आर। इसका मतलब यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर क्या था, इस जगह क्या था, इस जगह था स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन इसी की फॉर्म में आता है। तो बता दो भाई क्या रिजल्ट बनेगा फिर, E इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, हमने स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा अपने पास इस रिजल्ट के अंदर। तो E इज इक्वल टू कितना है, क्यू ओवर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर का स्क्वायर, उसकी जगह मैंने कैपिटल आर स्क्वायर लिख दिया। अब देखो हो गया क्वेश्चन, ये क्या है, पहले तो इसको देखो ध्यान से, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर तो इसका सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे आप, क्यू ओवर में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, चार्ज बाई एरिया, एरिया है ये इस स्फीयर का, तो चार्ज बाई एरिया, कौन सी डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा, तो क्या आ गया अपने पास यहाँ से, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने सिग्मा लिख दिया, तो नीचे एप्सिलॉन नॉट था, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन गया अपने पास। तो ये जो पॉइंट है अपने पास, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना अपने पास यहाँ पे एट द सरफेस ऑफ स्फीयर जो आई है, ये कांस्टेंट होती है, ध्यान रखना कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये तो यूनिफॉर्म थी तो ये तो कांस्टेंट होगी, एप्सिलॉन नॉट वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। अब फाइंड आउट करें तीसरा पॉइंट,
थर्ड है इनसाइड दी सफियर। अब सफियर के अंदर ही बात कर रहे हैं हम। दो जगह तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट करी कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी आउटसाइड दी होलो सफियर। ये था अपने पास होलो सफियर, होलो है ध्यान रखना। एट द सरफेस फाइंड आउट करी। अब हमें इनसाइड फाइंड आउट करनी, इसकी रेडियस है r। क्लियर है? ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, आप मुझे बताओ, ये अंदर से होलो है, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज क्या है? 0। होलो सफियर है, कैविटी है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ चार्ज क्या होगा? 0। अगर अंदर चार्ज 0 है, अगर चार्ज 0 है वहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने आप 0 हो जाएगी। Q/r² होती है, Q 0 तो E भी क्या हो जाएगी अपने पास से? 0 हो जाएगी। तो ध्यान रखना इनसाइड दी होलो सफियर, होलो है ध्यान रखना, होलो सफियर की बात कर रहे हैं। इनसाइड दी होलो सफियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 बनेगी। तो हमने तीनों केस करे। ये इनसाइड दी होलो सफियर को बोलता हूं मैं स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो हमने 3 पॉइंट पढ़े यहाँ पे। 3 पॉइंट कौन कौन से? आउटसाइड तो ये रिजल्ट आया अपने पास, इनसाइड ये एट सरफेस ये रिजल्ट आया अपने पास, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इसको अगर आप ग्राफिकली देखो, जब हमने आउटसाइड पढ़ा, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² थी। हमने अभी पढ़ा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² थी आउटसाइड। जब हमने सरफेस पे पढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई थी? कांस्टेंट आ गई थी। और जब इनसाइड पढ़ा तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। तो इसके लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे हम r के साथ। ठीक है, ये मैंने मान ली इस क्यूब की, इस सफियर की बात चल रही थी अपने पास। ये जो सफियर इसकी बात कर रहे हैं, मान लिया हम, अज्यूम कर लिया। तो ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट क्या होगा? कैपिटल R। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कैपिटल R होगी। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होगा? कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल r होगा। तो अंदर यहां से लेकर यहां तक इतनी डिस्टेंस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। ठीक है, जैसे ही सरफेस के ऊपर आई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट और मैक्सिमम होती है। ध्यान रखना, मैं पॉइंट आपको बताना भूल गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि जब आप इससे दूर जाओगे ना, फिर तो वो E की वैल्यू क्या करती है आपकी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती है। फिर तो R बढ़ेगा तो E घटेगा। तो यहाँ पे सरफेस पर ही मैक्सिमम होती है, पॉइंट ध्यान रखना। तो इसका मतलब यहाँ पर सरफेस के ऊपर मैक्सिमम ये होगी अपने पास, यहाँ पे E मैक्सिमम है। यहाँ पे ये कहाँ है? ये सरफेस के ऊपर है, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। अब इससे आगे जाओगे आउटसाइड हो गया अपने पास। ये एक तरीके से ये चार्ज अपने पास पॉजिटिव था इसके ऊपर। ये मैं ग्राफ के अंदर समझाने के लिए बना रहा हूँ बस आपको। तो इससे दूर जाओगे तो E क्या थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी आपकी? डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि आउटसाइड क्या थी? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² थी। क्लियर है? तो ये ग्राफ बनेगा। इनसाइड कोई ग्राफ क्यों नहीं आया? क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इनसाइड 0 है। ठीक है बेटे, तो ये 2 केस हमने एप्लीकेशन करनी थी गॉस थ्योरम की। 2 एप्लीकेशन आज करी हैं, 2 एप्लीकेशन हम कल करेंगे। आज तुम्हें यही करना है।